हम एमसी को अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, जैसे वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता है। वो आसपास देखता है और सोचता है कि वो इस जगह पर हनाबी के साथ कुछ बार आया था। और अचानक वो कुछ नोटिस करता है। वो युकिशिरो को यूनिफॉर्म पहने हुए देखता है। अब वो एक्सप्लेन करता है कि युकिशिरो और वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचने में कामयाब रहे, बिना किसी प्रॉब्लम के। हम देखते हैं कि कैफे लोगों से भरा हुआ है और वेटर्स काम कर रहे हैं। एमसी युकिशिरो को उसकी वर्क यूनिफॉर्म में देखता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, जैसे युकिरो उसे बताती है कि वो वर्क एप्रन में सच में कूल लग रहा है। वो ब्लश करता है और उसे थैंक यू बोलता है। उसे थैंक यू बोलते हुए सुनकर वो ब्लश करती है और शर्मा जाती है, जैसे वो पैनिक कर रही है और ब्लश कर रही है। वो कहती है, नो वे, क्या मैंने बस ये जोर से बोल दिया? अचानक हम किसी को कहते हुए सुनते हैं, क्या तुम दोनों ने चेंज करना खत्म कर लिया? हम देखते हैं कि ये जो है मकाजो का ओनर। वो उन्हें उनके मेंटर से इंट्रोड्यूस कराएगा। एमसी एक्सप्लेन करता है कि कैफे ओनर जोसन अपने मिड 30s में है और सुपर इजी टू टॉक टू, बात करने में आसान लगता है। वो कहता है कि वो थोड़ा एंग्शियस था कि क्या वो कैफे में पार्ट टाइम काम करना हैंडल कर पाएगा, लेकिन कोई भी एंग्जाइटी काफ़ी जल्दी गायब हो गई। हम जो को नाओ नाम के किसी को बुलाते हुए देखते हैं। एक लड़की घूमती है और जैसे वो एमसी और युकिशिरो को देखती है, वो कहती है, क्या नए लोग आ गए? वो उन्हें ग्रीट करती है और कहती है, नाइस टू मीट यू। जो एमसी और युकिशिरो को बताता है कि अभी के लिए उनकी शिफ्ट्स नाव के साथ मैच करेंगी, ताकि वो शैडो कर सकें और उससे सीख सकें। नाव ब्राइटली खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उन्हें बताती है कि वो उन दोनों के साथ काम करने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड है। नाव बहुत खुश हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो इतनी खुश है कि एक और लड़की ने उन्हें ज्वाइन किया है और कि जेंडर बैलेंस इस जगह पर सुपर ऑफ बैलेंस है। वो कंटिन्यू करती है और कहती है, खैर इतना भी ऑफ बैलेंस नहीं, मैं अकेली लड़की हूँ जो यहाँ काम करती हूँ एक्चुअली। वो उन्हें बताती है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई हैवी लिफ्टिंग या ऐसा कुछ है, तो उसे ये सच में समझ नहीं आता और बॉस से कंफर्म करने को पूछती है। वो सरप्राइज हो जाता है और उसे रिप्लाई करता है कि वो सही है। एमसी जो को देखता है, जो ऑकवर्डली हंसता है और कहता है, खैर हमें लड़कियों से एप्लीकेशंस मिलते हैं कभी कभी, लेकिन किसी वजह से वो हमेशा बहुत जल्दी क्विट कर देती हैं। वो युकिशिरो को बताने को कहता है अगर कुछ भी ऐसा है जो उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है, और कि वो उसे तुरंत फिक्स कर देगा। एमसी कंसर्न्ड हो जाता है और जो से पूछता है कि क्या सिर्फ लड़कियां ही हैं जो बहुत जल्दी क्विट करती हैं। वो तुरंत उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है कि लड़के कभी क्विट नहीं करते। उनके ज़्यादातर पार्ट टाइम स्टाफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो वैसे भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। जो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो कभी ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था जो शायद युकिशिरो को उसके पहले दिन एंग्शियस बना दे। वो कंटिन्यू करता है और उन्हें बताता है कि जहाँ तक वो अभी बता सकता है, सारे पार्ट टाइमर्स जो उनके पास हैं, वो घुल मिल रहे हैं और सच में साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। उसे अभी कहते हुए सुनकर एमसी सस्पिशियस हो जाता है। नाना उन्हें बताती है कि यहाँ कोई बुलिंग या हैरेसमेंट बिल्कुल नहीं है, और कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट भी नहीं किसी पर्वी गाइस से, जैसे वो उन्हें रीएश्योर करने की कोशिश करती है। नानो को ऐसा कहते हुए सुनकर युकिरो मुस्कुराती है। एमसी सोचता है अगर फीमेल पार्ट टाइमर्स बहुत लंबे समय तक नहीं टिक रही हैं, तो ये शायद किसी वजह से है जिसके बारे में ओनर और नाना बस अवेयर नहीं है। वो युकिशिरो को देखता है और सोचता है कि ऐसा नहीं लगता कि ये युकिशिरो को परेशान कर रहा है। हालांकि अगर उसने हंगामा किया और इसे अभी मेंशन किया, तो वो शायद इसके बारे में चिंता करने लगेगी। वो सोचता है कि युकिशिरो सच में इस कैफे में काम करना चाहती थी, तो वो अभी कुछ नहीं कहेगा। जैसे वो किचन को देख रहे हैं, वो सोचता है कि वो थैंकफुल है कि ओनर ने उसे और युकिशिरो को सेम शिफ्ट पे रखा है। वो सोचता है कि क्या वो बस बिना वजह चिंता कर रहा है, लेकिन वो पछताने से बेहतर यही करेगा अगर कुछ हो जाए। वो कहता है कि उसे बस युकिशिरो पर नजर रखनी होगी जितना वो रख सकता है, और जो कुछ भी सामने आएगा उससे निपटना होगा। हम नाव को एमसी और युकाशिरो को बताते हुए देखते हैं कि वो नए स्टाफ डाइनिंग एरिया के इंचार्जेस हैं और साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के भी। वो उन्हें बताती है कि वो उन्हें ड्रिंक्स बनाना सिखाने से शुरू करेगी। ये सुनकर युकिशिरो एक्साइटेड और नर्वस हो जाती है। जैसे नाव ग्लास में बर्फ रखती है, वो उन्हें बताती है कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो ड्रिंक डालती है और कहती है, बस मैनुअल फॉलो करो और तुम अच्छा करोगे। हम उन दोनों को ग्लास पकड़े हुए देखते हैं। जैसे नाव उन्हें बताती है, जल्दी और एक्यूरेट, तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। वो सहमति में सर हिलाती है और कहती है, लगता है कि हमारे पास कुछ रियल टैलेंट आया है। वो उन्हें बताती है कि वो शर्त लगा सकती है कि उन्हें लग रहा है वो उन्हें मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो कहती है कि लोग सोचते हैं, ओ ये बस एक ड्रिंक है ना? लेकिन सरप्राइजिंगली ये हिस्सा काफ़ी साफ तौर पर दिखा सकता है कि कोई कैफ़े में काम करने के लिए बना है, कट आउट फॉर या नहीं। वो कंटिन्यू करती है और कहती है कि कुछ लोग तेज़ होते हैं लेकिन स्लॉपी, लापरवाह और सिरप्स के साथ केयरलेस होते हैं, जबकि दूसरे हद से ज़्यादा कॉशियस होते हैं और ड्रिंक बनाने में सदियां लगा देते हैं। सच में बिजी दिनों में उन्हें कस्टमर्स की फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरे शब्दों में तेज़ और सावधान।
तो कोई भी जो केयरलेस और लेड बैक है, ये जॉब उनके लिए नहीं है। वो मुस्कुराती है और उन्हें बताती है कि वो सुपर स्किल्ड और कंसिडरेट लिहाज करने वाले हैं, और वो सोचती है कि वो दोनों यहाँ सच में अच्छा करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली कैफे वर्क के लिए सूटेड है। ये सुनकर यूकिशिरो कहती है, थैंक यू। वो हंसती है और यूकिशिरो को बताती है कि उसके साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनसे पूछती है कि क्या वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में हैं और कि वो सब सेम एज के हैं। वो बस जॉब को काफ़ी अच्छे से जानती है, इसीलिए वो उन्हें काम सिखा रही है, शोइंग द रूप्स। वो उन्हें आंख मारती है और कहती है कि ये बेहतर होगा अगर वो उसे बस एक रेगुलर कॉलीग की तरह समझें। वो उनसे पूछती है कि क्या वो उन्हें फूमी और सुमा बुला सकती है, और कि वो भी उसे टुबासा बुला सकते हैं। एमसी सोचता है कि उसे फर्स्ट नेम से बुलाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और को उनके फर्स्ट नेम से बुलाना थोड़ा अजीब है। यहाँ तक कि यूकिरो के साथ भी वो मिडिल स्कूल से ऑनरिफिक्स यूज़ कर रहा है। वो अचानक सोचता है कि हनाबी इकलौती लड़की थी जिसे उसने कभी उसके फर्स्ट नेम से बुलाया था। नाओ अचानक उन्हें बताती है कि उन्हें डाइनिंग हॉल के काम पर आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे यूकिशिरो और नाना बात कर रहे हैं, एमसी सोचता है कि इससे पहले कि वो नेम्स वाले सवाल का जवाब दे पाते, वो दूसरे टॉपिक पर उड़ गई। वो सोचता है कि नाओ अपनी ही रफ्तार से चलने वाली टाइप लगती है। एमसी उन्हें काम के बारे में एक दूसरे से बात करते हुए ऑब्जर्व करता है। उन्हें सब कुछ दिखाने के बाद नाओ उन्हें बताती है कि उसे लगता है कि अब उनके लिए कस्टमर्स को सर्व करना शुरू करने का वक्त आ गया है। हम नाना को यूकिशिरो से एक डिश टेबल 3 पर ले जाने को कहते हुए और एमसी को उस इंसान से ऑर्डर लेने को कहते हुए देखते हैं। यूकिशिरो डिश सर्व करती है और कस्टमर्स को खुश देखती है। उन्हें खुश देखकर वो खुश होती है। अब हम स्टार्स को कहते हुए देखते हैं, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। जैसे उनकी शिफ्ट खत्म होती है, जैसे यूकिशिरो कैफे से बाहर जाती है, ना उन्हें देखती है और उन्हें कहती है, आज बहुत बढ़िया काम किया, और वो आज के लिए फ्री हो गई हैं, तो उन्हें घर जाना चाहिए। जैसे वो तीनों साथ चलते हैं, एमसी लड़कियों को बात करते हुए देखता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि यूकिरो को कन्फेस करना आज भी नहीं होने वाला। नाउ यूकिशिरो से पूछती है, हमारे कैफे में काम करना इतना भी बुरा नहीं है ना? वो कहती है कि वो शिफ्ट शुरू होने से पहले कुछ अजीब बातें कह रही थी, तो वो चिंतित थी कि वो दोनों शायद क्विट करना चाहें। यूकिशिरो धीरे से बोलती है और उसे बताती है कि वहाँ काम करना सच में आसान लगता है, क्योंकि नाओ और बाकी सब बहुत काइंड लगते हैं। नाओ चेयरफुली कहती है, अरे यार, क्या तुम मुझे बस टुबासा बुलाओगी? अब पोलाइट स्पीच बंद करो, चलो कोशिश करो। उसे ऐसा कहते हुए और इतना करीब आते हुए सुनकर यूकिशिरो सरप्राइज हो जाती है। यूकिशिरो धीरे से कहती है, टुबासा चान? नाव जवाब देती है और उसे बताती है कि वो चांद बुलाई जाने वाली टाइप नहीं है, लेकिन कोशिश के लिए B+। यूकिशिरो ब्लश करती है। नाव ये देखती है और उसे बताती है कि उसका चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो गया है, और वो दोनों साथ में हंसते हैं जैसे वो दोनों ट्रेन में बात कर रहे हैं। एमसी सोचता है कि ये अमेजिंग है कि नाव कितनी आसानी से उन लोगों से बात करती है जिनसे वो बस अभी मिली है। वो समझता है कि उनके पार्ट टाइम जॉब्स मेंटर के तौर पर वो उनके करीब आने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर वो होता तो वो ये नहीं कर पाता। नाव पूछती है कि क्या यूकिशिरो पहले उतर रही हैं, जैसे वो अपने स्टॉप पर है। जैसे यूकिशिरो बाहर जा रही है, नाव उसे बताती है कि उसने आज अच्छा किया और वो अगली शिफ्ट में एक दूसरे से मिलेंगी। एमसी भी उसे बताता है कि उसने बहुत अच्छा किया और उसे घर पहुंचने पर टेक्स्ट करने को कहता है। यूकिशिरो जाते हुए उसे बाय वेव करती है। नाव अब एमसी से पूछती है कि वो कहाँ उतर रहा है। वो जवाब देता है और कहता है, असाही टाउन में। वो उसे बताती है कि उनके पास अभी भी 15 मिनट्स हैं उसके स्टॉप तक, तो उन्हें सीट ले लेनी चाहिए। जैसे वो एक खाली सीट की तरफ देखती है, वो धीरे से उसका हाथ खींचती है और कहती है, चलो चलते हैं। उसका अचानक उसका हाथ पकड़ना एमसी को सरप्राइज करता है। वो बैठ जाती है और एमसी को अपने बगल में बैठने को कहती है। जैसे वो बैठता है, वो सोचता है शायद ये बस मेरा वहम है या इमेजिनेशन है, और उसकी तरफ देखता है। जैसे वो उसकी तरफ देखती है, एक डिस्कम्फर्ट या असुविधा की फीलिंग हल्की सी हमारे एमसी के अंदर जगती है। चैप्टर 36। अब हम नाव को एमसी को बताते हुए देखते हैं कि वो बस मरने ही वाली थी और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उसे गलत टेबल नंबर दिया खाना ले जाने के लिए। वो अपना हाथ उसके हाथ पर रगड़ती है और कहती है कि वो खुश है कि उसने टेबल पर जाने से पहले उसकी गलती पकड़ ली। एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर उसे बताता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बस ध्यान दिया क्योंकि वो वही था जिसने शुरुआत में उनका ऑर्डर लिया था। अगर किसी और ने उनका ऑर्डर लिया होता तो उसे शायद पता भी नहीं चलता या नन द वाइज़र। जैसे एमसी ये कह रहा है, वो उसके और करीब आती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम फिर शुरू हो गए, इतने मॉडेस्ट और वो सब बनते हुए। ये फैक्ट कि तुमने अपने पहले ही दिन ऐसी चीज़ पकड़ ली, अमेजिंग है। तुम बहुत बड़ी मदद बनने वाले हो, मैं पहले ही बता सकती हूँ। वो ये कहते हुए उसके और करीब आ जाती है। एमसी उसकी तरफ फिर देखता है, जैसे वो हंसती है और सोचता है कि वो सच में लोगों के आसपास शर्मीली नहीं लगती। तो शायद नाओ बस वो टाइप है जो लोगों के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती है। वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है। ये एमसी को शांत कर देता है।
वो सोचता है कि अगर वो सच में वो टाइप होती जो सबकॉन्शियसली लोगों के साथ ऐसे टची फीली होती है, तो पक्का वो यूकाशिरो के साथ भी होती है ना। वो सोचता है कि वो नाओ और यूकाशिरो को पूरे दिन देख रहा था और वैसा कुछ कभी नहीं हुआ। और एक्चुअली जब तक वो ट्रेन में अकेले नहीं थे, नाओ ने उसे एक बार भी टच नहीं किया था। एमसी शांत रहता है, जैसे वो इस सब के बारे में सोचता है। अचानक नाओ एमसी को बुलाती है, जो उसे चौंका देता है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो ख्यालों में खोया हुआ है, स्पेसिंग आउट। एमसी सोचना जारी रखता है कि हर बार जब नाव उसका हाथ या पैर छूती है या खुद को उस पर प्रेस करती है, वो जानता है कि ये क्या है, वो फीलिंग जो उसे अपने दिमाग के पीछे आ रही है। वो उसके बिहेवियर से सच में अनकंफर्टेबल है। वो सोचता है कि अयाना और नाव ये लगभग ऐसा है जैसे वो सोचते हैं कि कोई तरीका नहीं है कि कोई मर्द उनके छुए जाने से नफरत करेगा। वो दोनों वो टाइप हैं जो इसके बारे में पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं। एमसी बोलता है और नाव से माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसे सच में हर वक्त छुआ जाना पसंद नहीं है और उसे अपना हाथ उस पर से हटाने को कहता है। नाव जोर से हंसने लगती है और उसे बताती है कि वो सॉरी है और ये एक आदत है क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही है। वो कंटिन्यू करती है और कहती है कि ये शायद उसकी ब्लंट, मुंहफट पर्सनालिटी की वजह से है, लेकिन वो लड़कियों के मुकाबले लड़कों के साथ बेहतर घुल मिलती है। वो लड़कों और लड़कियों के साथ सेम तरीके से एक्ट करती है, तो उसका पर्सनल स्पेस का सेंस थोड़ा गड़बड़ है। वो उसे कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ या ऐसा कुछ, हालांकि इसका मतलब तो मुझे बस वन ऑफ द गाइज की तरह ट्रीट कर सकते हो फिर, है ना। वो एमसी का कंधा फिर से पकड़ती है। एमसी उसे तिरछी नज़र या साइड आइज से देखता है और सोचता है कि उसे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत खुद को करेक्ट करता है और सोचता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। नाव ने बस चीज़ों को घुमाकर अपने फेवर में कर लिया। अगले दिन हम एमसी को स्कूल चलते हुए देखते हैं। जैसे वो चल रहा है, वो सोचता है कि आज वो दिन है जब वो यूकाशिरो को बताना चाहता है कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। उनका स्कूल के बाद काम है, लेकिन वो थोड़ी देर अकेले बात करने के लिए कुछ वक्त निकाल ही लेंगे। जैसे वो ये सोच रहा है, वो कुछ नोटिस करता है और कंफ्यूज हो जाता है। हम देखते हैं कि ये चियाकी और उसकी एक्स है जो उसके हाथ से लिपटी हुई है। चियाकी एमसी को नोटिस करता है और उदास और चिंतित दिखता है। चियाकी एमसी को ऑकवर्डली ग्रीट करता है और क्लास के लिए चला जाता है। एमसी इससे हक्का बक्का रह जाता है और अयाना को देखता है जैसे वो अभी भी चियाकी के हाथ से लिपटी हुई है। वो एमसी को देखकर मुस्कुराती है। सुबह सुबह ये सब देखकर एमसी को कंफ्यूज कर देता है और सोचता है कि उनका रिलेशनशिप कल से बिल्कुल अलग क्यों है। हम अयाना को एमसी को देखते हुए देखते हैं कि वो कसकर चियाकी का हाथ दबाती है। चियाकी चिंतित दिखता है जैसे वो ये करती है। एमसी उन्हें देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि कल उसने अयाना को शानदार तरीके से रिजेक्ट किया था, लेकिन अब वो इस तरह उससे लटकी हुई है। इसका मतलब है वो वापस साथ है। क्लास में एमसी सोचता है कि क्या चियाकी ठीक है। वो चियाकी के बारे में चिंता करता है क्योंकि वो सोचता है कि अयाना ने सच में उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा और वो चियाकी के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सकता। वो सोचता है कि रोमांस एक बहुत प्राइवेट चीज़ है और कि दूसरे लोगों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वो अपने पिछले रिलेशनशिप को हैनबी के साथ याद करता है और सोचता है कि उसके साथ ऐसे आइसोलेटेड रिलेशनशिप में होने के बाद वो लोग एक सच में हॉरिबल और टॉक्सिक सिचुएशन में एंड हुए। एमसी नहीं जानता कि क्या उसे पीछे हट जाना चाहिए और बस उस पर नज़र रखना ही सही चीज़ है या नहीं। वो सोचता है कि उसने कल रात को चियाकी को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उठाया नहीं और सोचता है कि क्या वो बस बिजी था। एमसी चियाकी को देखता है और देखता है कि वो थोड़ा टेंस्ड है। वो सोचता है कि उसे कम से कम उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बेल बजती है, क्लास खत्म हो जाती है। एमसी चियाकी की सीट पर उससे बात करने जाने के लिए देखता है, लेकिन देखता है कि वो वहां नहीं है। एमसी जाता है और मिनीगुची से पूछता है कि चियाकी कहाँ है। वो उसे बताती है कि जैसे ही क्लास खत्म हुई वो निकल गया। वो हंसती है और कहती है कि वो टिपिकल ट्रैक गाय है, ये देखते हुए कि वो कितनी तेज भागा। एमसी निराश दिखता है क्योंकि वो चियाकी से बात नहीं कर पाया और ब्रेक पहले ही खत्म हो चुका है। अगली क्लास खत्म होने के बाद हम चियाकी को एमसी के उससे पास जाने से पहले ही भागते देखते हैं। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद रेगुलर क्लासेस शुरू होती हैं। जैसे क्लास चल रही है, एमसी चियाकी को देखता है और सोचता है कि क्या कुछ इतना अर्जेंट है जो उसे करना है या वो बस उसे अवॉइड कर रहा है। वो सोचता है कि उसे उसके ट्रू इंटेंशन सिर्फ तभी पता चलेंगे अगर वो उससे पूछेगा। उसे पकड़ने का एकलौता वक्त आज क्लासेस खत्म होने के बाद ही होगा और ये उसके ट्रैक क्लब जाने से पहले होना चाहिए। जैसे ही बेल बजती है और क्लास खत्म होती है, चियाकी तुरंत उठता है और अपने बैग के साथ भागता है। एमसी उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो उसका पीछा करता है और वो उसे कहता है कि उन्हें बात करने की ज़रूरत है, लेकिन चियाकी अचानक चिल्लाना शुरू कर देता है और तेज़ भागने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर एमसी के शक यकीन में बदल देता है। जैसे वो उसका पीछा कर रहा है, वो सोचता है कि उसका पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं है
और अचानक उसे ओवरटेक करता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि चियाकी की सांस फूली हुई है। चियाकी हाँफता रहता है और उसे कहता है कि वो हमेशा की तरह एक स्पीड मॉन्स्टर है। एमसी उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या नींद की कमी की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। चियाकी एमसी से अपनी नज़रें चुरा लेता है। एमसी उससे पूछता है कि क्या अयाना उसकी नींद की कमी की वजह है और क्या उन दोनों ने वापस साथ आने का फैसला किया है। चियाकी उससे बताता है कि वो नहीं चाहता था कि एमसी इसमें इन्वॉल्व हो। ये सुनकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है। चियाकी उदास दिखता है, जैसे वो कहता है कि वो जानता है कि अयाना सबसे बुरी किस्म की औरत है, लेकिन फिर भी वो रुकता है और कहता है, तुम सोचते हो ना कि मैं काफ़ी स्टूपिड हूँ, है ना। एमसी उसे रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, लेकिन चियाकी उसकी बात नहीं सुनता और रोना शुरू कर देता है, जैसे वो कहता है कि वो समझता है और वो ये किसी और से ज़्यादा बेहतर जानता है। चियाकी कहता है कि अयाना ने उसे पहले ही डंप कर दिया था और दूसरे लड़के के साथ थी, और एमसी से पूछता है, तुम शायद सोच रहे होगे कि क्या मुझ में कोई प्राइड, स्वाभिमान बचा है। वो कंटिन्यू करता है और कहता है कि उसमें बिल्कुल भी प्राइड नहीं है और भाग जाता है, जैसे वो रोता है और कहता है कि वो बस एक पैथेटिक लड़का है जो उसे जाने नहीं देना चाहता। चियाकी को इस तरह देखकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है। चैप्टर 38। हम चियाकी को सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देखते हैं क्योंकि वो एमसी का सामना नहीं कर सकता। एमसी उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वो पहले ही जा चुका है। वो वहाँ डिसबिलीफ में खड़ा रहता है, जैसे वो सोचता है कि ये एग्जैक्टली कोई कॉन्वर्सेशन नहीं थी। चियाकी उसे आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। वो सोचता है कि उसका रिएक्शन और जो उसने कहा वो काफ़ी हद तक कंफर्म करता है कि चियाकी अयाना के साथ वापस साथ आ गया है। वो सोचता है कि चियाकी ऑब्वियसली उस चॉइस से शर्मिंदा है जो उसने ली है, और चियाकी सोचता है कि एमसी उसके डिसीजन को लेकर क्रिटिकल होगा, आलोचना करेगा। एमसी चिंतित और थोड़ा उदास दिखता है, जैसे वो कहता है कि उसने बस सोचा था कि वो चियाकी के पास बात करने के लिए हो सकता था। वो उस वक्त के बारे में सोचता है जब उसने चियाकी और युकीशिरो के साथ मज़े किए थे, और सोचता है कि वो दोनों पहले असली दोस्त हैं जो उसके कभी बने हैं। वो सच में मदद करना चाहता है, भले ही बस थोड़ी सी, लेकिन जिस तरह से चियाकी एक्ट कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो बस अभी अकेला रहना चाहता है। वो सोचना जारी रखता है कि वो चियाकी को थोड़ा वक्त देगा और उम्मीद है कि चियाकी रियलाइज़ करेगा कि वो उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ। जब वो ये सोच रहा होता है, उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। वो उसकी तरफ देखता है और पाता है कि ये युकीरो है, जो उसे बताती है कि उनकी शिफ्ट का वक्त होने वाला है और उससे पूछती है कि वो कहाँ है। वो टेक्स्ट को देखता है और सोचता है कि बेहतर होगा कि वो युकीरो से जल्दी मिले और काम पर निकल जाए। वो टाइम देखता है और देखता है कि 3:30 PM हुए हैं और सोचता है कि उसकी शिफ्ट शुरू होने में 30 मिनट्स हैं। जैसे वो चल रहा है, वो सोचता है कि वही सेम चीज़ आज फिर हुई और वो अभी भी युकीशिरो को कन्फेस करने में कामयाब नहीं हुआ है अभी तक। जैसे हम देखते हैं कि एमसी और युकीशिरो बाहर हैं और कैफ़े की तरफ जा रहे हैं। युकाशिरो इस बारे में बात कर रही हैं कि कैसे तुबासा ने कहा कि उसे कल बहुत मज़ा आया और कि वो हर बार उनके साथ घर जाना चाहती है जब उनकी शिफ्ट ओवरलैप करती है। युकाशिरो ये सब इस बारे में खुश होते हुए कहती है। युकाशिरो अचानक एमसी की तरफ देखती है और उसका नाम पुकारती है। वो चौंक जाता है और उसे बताता है कि वो ठीक है। उसे चौंकता हुआ देखकर युकाशिरो कंफ्यूज हो जाती है। वो कंटिन्यू करती है और कहती है कि सुबुसा घर पहुंचने के बाद उसे मैसेज कर रही थी और वो सुबह के शुरुआती घंटों तक मैसेजिंग कर रहे थे। वो कंटिन्यू करती है और कहती है कि वो वैसी टाइप नहीं है जो कोई विटी या इंटरेस्टिंग रिप्लाईज सोच सके हालांकि, लेकिन अपेरेंटली सुबुसा को लगता है कि उनकी किसी तरह ट्यूनिंग बैठ गई है। क्लिक्ड। वो एमसी की तरफ देखती है और उसे बताती है कि उसने उसे ये पहले कभी नहीं बताया, लेकिन उसे फैमिली रीजंस की वजह से काफ़ी बार स्कूल्स ट्रांसफ़र करने पड़े थे, और क्योंकि वो काफ़ी शर्मीली थी, उसने अब तक कोई दोस्त नहीं बनाए। एमसी उसकी तरफ देखता है, जैसे वो बोलती है। वो अपने हाथ पकड़ती है और उन्हें दबाती है, जैसे वो कहती है कि वो सच में उम्मीद कर रही थी कि सुबुसा और वो अच्छे दोस्त बन जाएंगे। एमसी युकाशिरो को देखता है, जैसे वो दोस्त बनाने को लेकर नर्वस लग रही है। वो भी वापस उसकी तरफ देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एमसी को आमने सामने देखकर युकाशिरो ब्लश करती है और मुड़ जाती है। वो उसे ब्लश करते हुए देखता है और सोचता है कि वो सच में चाहता है कि युकाशिरो उसकी गर्लफ्रेंड बने। जैसे ही लगता है कि वो उसे कुछ कहने वाला है, अचानक हम सुबुसा को वेव करते हुए और उन दोनों को ग्रीट करते हुए देखते हैं। वो दोनों उसे सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे वो तीनों कैफ़े की तरफ चलते हैं, एमसी सोचता है कि ये शायद पहली बार हो सकता है कि युकीशिरो की कभी कोई फीमेल फ्रेंड बनी हो। यहाँ तक कि जब वो काम कर रहे हैं, वो युकीशिरो और सुबुसा को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखता है और सोचता है कि युकीशिरो एब्सोल्युटली अडोरेबल है, इस तरह एक्साइटमेंट और उम्मीद से भरी हुई। अब जैसे वो अपना काम खत्म कर चुके हैं और घर जा रहे हैं, वो सोचता है कि वो किसी तरह उसकी उस उम्मीद को रियलिटी हकीकत बनाना चाहता है।
जैसे हम युकिशिरो को अपने स्टॉप पर उतरते हुए देखते हैं तो बासा और एमसी उसे बाय बाय वेव करते हैं। जैसे ही युकिशिरो जाती है और ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं, हम तुबासा का हाथ एमसी को छूते हुए देखते हैं। वो साफ तौर पर अनकंफर्टेबल दिखता है। वो उसे बताता है कि उसने पहले भी जिक्र किया था कि वो छुए जाने से कंफर्टेबल नहीं है और उसे पहले भी रुकने के लिए कह चुका है। वो इस पर हंसती है और उसे कहती है कि बस उसे एक लड़की की तरह ना सोचे। फिर जब वो मुस्कुराती है, एमसी पिछली बार को याद करता है और सोचता है कि कल जो हुआ उसकी वजह से उसने सोचा था कि खड़े रहना बैठने से बेहतर होगा, लेकिन उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे वो ये सोच रहा होता है, हम तुबासा को एमसी के हाथ से चिपकते हुए देखते हैं और उसे बताते हुए कि वो हैंडरेल तक नहीं पहुंच सकती जहां वो खड़ी है, तो वो बस उसके सहारे लटक जाएगी। वो उसका हाथ अपने सीने पर दबाती है। एमसी और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और दूर हटता है, जैसे वो उसे बताता है कि वो लोग जगह बदल सकते हैं ताकि वो हैंडरेल के करीब हो सके और वो उसके बजाय उसे पकड़ सके। वो अचानक एमसी के चेहरे के करीब आती है और उससे पूछती है कि वो उससे दूरी बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो पूछती है कि क्या युकिशिरो ने उसे कुछ कहा है। वो कंटिन्यू करती है और उसे बताती है कि वो कल युकिशिरो से बात कर रही थी और अपेरेंटली वो युकिशिरो एमसी डेट भी नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर एमसी सरप्राइज हो जाता है, जैसे वो वहां खड़ा सोचता है कि क्या कहे। चैप्टर 39। हम एमसी और सबासा के साथ ट्रेन में कंटिन्यू करते हैं। वो उसे बताती है कि युकिशिरो ने उसे बताया कि एमसी और युकिशिरो एक्चुअली डेट नहीं कर रहे हैं। वो कंटिन्यू करती है और कहती है कि वो बस सोच रही थी कि युकिशिरो इतना पॉजेसिव होने का क्या मतलब है, और अगर वो होती तो उसे ये काफ़ी अनोइंग लगता। वो कहती है कि वो जानती है कि ज़्यादातर लड़कियां ऐसी ही होती हैं हालांकि, लेकिन वो सच में ऐसी टाइप नहीं है जो इतनी जेलस हो तो ऐसी चीज़ें उसे परेशान नहीं करती। वो कूल एक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि लोग हमेशा उसे कहते हैं कि वो वैसे भी बेसिकली लड़कों की जैसी है, वन ऑफ द गाइज। वो एक पिकमी बनने की और कोशिश करती है और कहती है कि वो काफ़ी बॉयश है तो उसे सच में परवाह नहीं। वो एक पिकमी बनना कंटिन्यू करती है और उसे बताती है कि वो पूरी तरह समझती है कि ये लड़कों के लिए कितना अनोइंग होता है जब लड़कियां उनको लेकर इतनी जेलस हो जाती हैं, और कहती है कि वो एमसी के लिए काफ़ी बुरा फील करती है। जब वो ये कह रही है, एमसी उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे ये किस बारे में बकवास कर रही है यैपिंग। वो उसके करीब आती है और उससे पूछती है कि अगर वो सच में इस बारे में सोचे तो क्या वो युकिरो के बजाय घूमने फिरने के लिए ज़्यादा आसान नहीं होगी। एमसी अनकंफर्टेबल दिखता है और उससे पूछती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो मुस्कुराती है जैसे वो उसकी तरफ देखती है। वो अचानक हंसती है और उसे रुकने को कहती है और उसे गलत ना समझने को कहती है, क्योंकि वो युकिरो को बैड माउथ करने की कोशिश नहीं कर रही या ऐसा कुछ। वो कंटिन्यू करती है और उसे बताती है कि कभी कभी वो बस वो बोल देती है जो उसके दिमाग में होता है और ये अनफिल्टर्ड होता है। वो उसे इसे गलत तरीके से ना लेने को कहती है और उसका वो मतलब नहीं था। वो बकवास करना जारी रखती है और उसे बताती है कि वो युकिशिरो की जेलसी से मैनिपुलेट हो रहा है अभी भी, और वो बस सोचती है कि ये उसके लिए मुश्किल होगा। जैसे वो बकवास कर रही है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। जैसे ट्रेन रुकती है, सुबुबासा और एमसी इनर्शिया की वजह से अपना बैलेंस खो देते हैं। सुबुबासा लिटरली किसी भी और चीज़ को पकड़ने के बजाय सपोर्ट के लिए एमसी से चिपक जाती है। जैसे वो उसे पकड़े हुए हैं, वो उसे बताती है कि ये बाल बाल बचने वाली बात थी और अगर वो वहाँ नहीं होता तो वो तो गई थी। वो एमसी को और कस के पकड़ती है और उसकी तरफ देखती है। वो उसकी तरफ देखता है और उससे घिन आती है, क्रीप्ड आउट, और सोचता है कि वो सच में अब इससे और डील नहीं कर सकता। वो अपना हाथ उसकी पकड़ से बाहर निकालता है और उसे बताता है कि वो शायद थोड़ी कंफ्यूज है, तो वो उसके लिए कुछ साफ कर देता है। वो उसे बताता है कि युकिशिरो ने उसे सुबुबासा और उसके बारे में एक सिंगल शब्द भी नहीं कहा है, लेकिन अगर युकिशी उसको लेकर जेलस होती भी तो वो एक्चुअली इस चीज़ को उसकी काफ़ी स्वीट बात मानता। जैसे वो ये कहता है, वो ट्रेन से बाहर निकल जाता है। वो उसके रिएक्शन से कंफ्यूज्ड और शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है क्या वो गलत स्टेशन पर नहीं उतर रहा है। जैसे वो पैनिक करती है, वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो उसे दूसरी तरफ से देखता है। जैसे ट्रेन उस पिकमी को अंदर लेकर जाती है, वो राहत की सांस लेता है। वो बुरा फील करता है कि युकिशिरो सब लोगों में से सुबुबासा जैसे किसी के साथ दोस्त बनना चाहती है। वो सोचता है कि अगर ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम होती तो सुबुबासा के साथ टाइज कट करना सच में आसान होता, लेकिन उसने अब युकिशिरो को इसमें घसीट लिया है, सिर्फ इसलिए कि वो सब्बासा के साथ घुल मिल नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उसे वो चीज़ युकिशिरो पर भी थोपनी चाहिए। वो सच में सब्बासा की पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये बस कुछ ऐसा है जो युकिशिरो को खुद फिगर आउट करना होगा। अब वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। वो याद करता है कि हनाबी हमेशा अपनी नाक घुसाती थी और उसके रिलेशनशिप्स के साथ छेड़छाड़ करती थी। हम यंग एमसी को खेलते हुए देखते हैं, जैसे अचानक वो हनाबी को उसे बताते हुए सुनता है कि उसे बस रे चान से बात करने की इजाज़त नहीं है।
अब वो उस पर गुस्से से देखती है, जैसे वो उसे बताती है कि वो योरिच के साथ दोस्त नहीं हो सकता। यंग एमसी डरते हुए उससे अग्री करता है। जैसे वो ये सब याद करता है, वो सोचता है कि ऐसी चीज़ें बोला जाना उसके लिए एक रोज़ाना की बात थी। तो एंड में वो कभी एक सिंगल दोस्त बनाने में कामयाब नहीं हुआ जब तक उसने हनाबी के साथ सारे टाइज कट नहीं कर लिए। हनाबी को उसके रिलेशनशिप्स कंट्रोल करने देने की वजह से और इतने सारे लोगों को अपनी लाइफ से इतने लंबे समय के लिए कट करने की वजह से वो इस सब पर बहुत पछताता है। जिसका मतलब यही है कि जब बात युकिशिरो और सब्बासा के साथ घूमने की आती है तो उसका इस मामले में कोई हक नहीं बनता। वो वहाँ स्टेशन पर खड़ा रहता है, जैसे वो सोचता है कि अभी के लिए वो बस कोई बहाना बना लेगा ताकि उसे उसके साथ घर ना जाना पड़े। प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जानी चाहिए अगर वो काम के बाहर सब्बासा के साथ सारे टाइज कट कर दे। अगले दिन हम स्टूडेंट्स को चीयरफुली एक दूसरे को ग्रीट करते हुए देखते हैं। हम एमसी को युकिशिरो को ग्रीट करते हुए देखते हैं जैसे वो बैठती है। युकिशिरो हिचकिचाते हुए उसे वापस ग्रीट करती है। वो उसकी तरफ देखता है और चिंतित हो जाता है। वो उसे विस्पर करता है और पूछती है कि क्या हुआ। उसे विस्पर करते हुए सुनकर वो सरप्राइज से थोड़ा उछल जाती है। वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वो और चिंतित हो जाता है। वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों दिख रही है। वो अपनी हिम्मत जुटाता है और उसका नाम पुकारता है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहता है। लेकिन अचानक क्लास में कोई चिल्लाता है। अब हम देखते हैं कि कोई ज़मीन पर गिर गया है। जैसे एमसी उठता है और देखता है कि वो कौन है, हम देखते हैं कि ये चियाकी है। चैप्टर 40। हम कंटिन्यू करते हैं जैसे हम चियाकी को ज़मीन पर गिरा हुआ देखते हैं और उसके मुंह से झाग निकल रहा है, जैसे हर कोई उसके बारे में चिंतित है। वो अचानक होश में आता है और जागता है, जैसे वो हाफता है। हम यहारा को चियाकी से पूछते हुए देखते हैं कि क्या वो ठीक है। जैसे चियाकी उठ रहा है, मिनीगुची भी वहाँ खड़ी है, जैसे वो उसके बारे में चिंतित दिख रही है। चियाकी अपना सर पकड़ता है और उन्हें बताता है कि वो ठीक है और बस थोड़ा नींद की कमी है, बस यही बात है। अचानक कोई चिल्लाता है और कहता है कोई चांस नहीं। हम देखते हैं कि ये उनकी टीचर है जो डरी हुई और चिंतित दिख रही है। जैसे वो चियाकी को घसीटती है और उसे बताती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है और कि वो इस तरह स्कूल में नहीं रह सकता। जैसे वो उसे घसीटती है, हम देखते हैं कि वो उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा है और दूर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो उसे दूर ले जाती है, हम क्लास में हर किसी को चिंता करते हुए देखते हैं। अब अगली क्लास शुरू होती है। जैसे क्लास चल रही है, हम एमसी को चियाकी और अयाना के बारे में सोचते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि जब से चियाकी अयाना के साथ आया है, वो हर वक्त पीला और खोया हुआ दिख रहा है। एमसी ने कभी नहीं सोचा था कि चियाकी इतनी बुरी हालत में होगा कि बस ऐसे बेहोश हो जाए। अचानक वो युकिशिरो की तरफ देखता है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और कुछ नहीं कहता। जैसे ही बेल बजती है और पीरियड खत्म होता है, वो युकिशिरो को पुकारता है। वो उस बारे में कंटिन्यू करना चाहता है जिसके बारे में वो सुबह बात कर रहे थे, और उससे पूछता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ थी और क्या कुछ हुआ था। वो पैनिक करती है और उसे बताती है कि कुछ नहीं हुआ। वो कंटिन्यू करती है और उसे बताती है कि वो सॉरी है और कि ये कुछ नहीं था, तो उसे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हिचकिचाते हुए उसे बताती है कि उसे लगता है कि उसे एक बुरा सपना आया था और वो बस अपने इमोशंस में बह गई थी, बस यही बात है। ये सुनकर एमसी थोड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि वो पैनिक कर रही है। वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। एमसी नोटिस करता है कि वो टेंस्ड है और किसी चीज़ के बारे में चिंतित है। वो उसे टेंस देखता है और सोचता है कि शायद उसे अभी उसे पुश करते नहीं रहना चाहिए। वो बोलती है और कहती है कि वो उम्मीद करती है कि चियाकी ठीक होगा और कि वो उसके बारे में थोड़ी चिंतित है। एमसी उसकी तरफ चिंता से देखता है और सोचता है कि वो जानता है कि वो अभी चियाकी के बारे में चिंतित है, लेकिन उसे फीलिंग है कि वो बस वो वजह छुपाने की कोशिश कर रही है कि वो उस वक्त उसके साथ थोड़ा अलग ऑफ क्यों थी। वो सोचता है कि वो भी उसे वैसे ही अवॉइड कर रही है जैसे चियाकी उसे अवॉइड कर रहा है, और कि युकिशिरो अभी काफ़ी दूर लग रही है। वो सोचता है कि चीज़ों को अकेला छोड़ देना ही वो वजह थी जिसने आज सुबह के हंगामे को जन्म दिया, और कि ये सच में ऑकवर्ड है जब दूसरा इंसान साफ तौर पर बस अकेला रहना चाहता है। उसे क्या करना चाहिए? जैसे वो अपनी किताबें रखता है, वो सोचता है कि उसके पास इस तरह की सिचुएशंस में पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं है ये जानने के लिए कि क्या करना है। वो चियाकी और युकिशिरो के साथ वक्त बिताना याद करता है और सोचता है कि सबसे बुरी बात यह है कि वो लोग जिनसे वो आमतौर पर बात करता और ऐसे वक्त में एडवाइस लेता, वो चियाकी और युकिशिरो हैं। वो सोचता है कि कोई तरीका नहीं है कि वो युकिरियो को बता सके कि वो उसे डेट करना चाहता है जैसे हालात अभी हैं। अब हम देखते हैं कि लंच ब्रेक शुरू हो गया है और सारे स्टूडेंट्स लंच करने जा रहे हैं। जैसे हम दूसरे स्टूडेंट्स को इस बारे में बात करते हुए देखते हैं कि वो आज क्या खाना चाहते हैं, हम एमसी को अकेले बैठे हुए और आहें भरते हुए देखते हैं जैसे वो चिंता करता है। वो सोचता है कि वो नहीं जानता कि क्या करना है, और चाहे वो कितना भी यहाँ बैठकर इस बारे में सोचे, वो बस सर्कल्स में घूमता रहता है। वो और स्ट्रेस्ड हो जाता है जैसे वो सोचता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हनाबी के साथ इंटरैक्ट करते हुए बिताई है और खुद को पैथेटिक, दयनीय बुलाता है। जैसे उसने अपना सर अपनी बाहों में रखा हुआ है और चिंता कर रहा है कि क्या करना है। कुछ लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, इसके साथ क्या हुआ है?
वो उन्हें सुनता है और बुरा और ऑकवर्ड फील करता है। अचानक वो किसी को उसे पुकारते हुए सुनता है और वो पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि वो कौन है। हम देखते हैं कि ये एहारा और मिनीगुची हैं जो उसकी तरफ बड़े चीयरफुल स्माइल्स के साथ वेव कर रहे हैं अपने चेहरों पर। वो उसकी तरफ आते हैं और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, बेंच पर झुकते हुए जिस पर वो बैठा है। एहारा उससे पूछता है कि क्या हुआ और वो यहाँ बाहर अकेला क्यों बैठा है। वो उनकी तरफ देखता है और सोचता है कि वो दोनों ने उसके पास आकर बात करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया है। अब जब उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि वो चियाकी और अयाना के अलावा किसी और के साथ सच में सोशलाइज नहीं करते, वो यही क्लासमेट्स हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा बात करते हैं। एहारा उससे पूछता है कि क्या उसने लंच कर लिया पहले ही और क्या वो अभी तक कुछ ला पाया है। एमसी उसे बताता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं लिया। अचानक अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ मिनीगुची उसे सरप्राइज करती है अपने हाथ में सैंडविचेस के ढेर के साथ और उसे बताती है कि उन्होंने सोचा कि उसने अभी तक कुछ नहीं लिया होगा, तो उन्होंने कैफेटेरिया से हर सैंडविच में एक खरीदा है और उससे पूछती है कि वो जो चाहे पिक कर ले जो उसे पसंद है। वो दोनों एमसी के बगल में बैठ जाते हैं जैसे वो खुद को एक्सक्यूज करते हैं। अपनी आंखों में चमक स्पार्कल्स के साथ वो एमसी को खाने को कहती है। वो उसे थैंक्स बोलता है और सैंडविच खाना शुरू कर देता है। जैसे एमसी खा रहा है, एहारा उसे कहता है कि वो बस उन्हें सुने जब वो ये कर रहा है। अचानक वो एमसी से पूछता है कि क्या कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है। ये सुनकर एमसी अचानक सरप्राइज हो जाता है। एहारा कंटिन्यू करता है और उससे पूछता है कि क्या ये चियाकी से जुड़ा कुछ है और उसने देखा है कि हाल ही में वो दोनों साथ में सेम नहीं लगे हैं। वो कंटिन्यू करता है और उसे बताता है कि शायद कुछ है जो वो हेल्प करने के लिए कर सकते हैं और उसे बताता है कि वो उनसे कभी भी बात कर सकता है। मिनीगुची भी सर हिलाती है और एहारा से अग्री करती है। एमसी पहले हिचकिचाता है जैसे वो सोचता है कि वो आमतौर पर उन दोनों से काफ़ी बात करता है और सोचता है कि क्या उनकी राय मांगना सच में ठीक है। वो थोड़ा और सोचता है कि इन दोनों को पता भी कैसे चला कि वो यहाँ अकेला बैठा था और किसी चीज़ के बारे में चिंतित कर रहा था। एहारा अचानक बोलता है और एमसी को बताता है कि उसने चियाकी को ये कहते हुए सुना कि वो आज नींद की कमी की वजह से बेहोश हो गया और एमसी से पूछता है कि क्या उसने और चियाकी ने लड़ाई की या ऐसा कुछ। जैसे एमसी हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मिनीगुची अचानक कुछ नोटिस करती है। वो अचानक उछलती है और एमसी से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वो उसे बात करने के लिए फोर्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस बात यह है कि आवा, एहारा और वो खुद सब बस उसके बारे में सच में चिंतित हैं। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो आवा को याद करता है और सोचता है कि उसका नाम अभी क्यों मेंशन किया जा रहा है। वो मिनीगुची से पूछता है कि वो अचानक आवा का नाम क्यों ला रही है। वो माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि ये एक्चुअली आवा थी जो आई और उन्हें बताया कि वो यहाँ अकेला बैठा है जैसे वो परेशान दिख रहा था। मिनीगुची कंटिन्यू करती है और कहती है कि आवा गावा चिंतित दिख रही थी, जैसे उसने कहा कुछ इचिनो को सच में परेशान कर रहा है, क्या तुम प्लीज़ उसे चेक करोगे। और इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है। हम कंटिन्यू करते हैं जैसे आईहरा और मिनागुची एमसी से बात कर रहे हैं। मिनागुची उसे बताती है कि वो अगावा थी जो उसके पास आई और कहा कि वो यहाँ परेशान दिख रहा है। उन्होंने उससे पहले कभी बात नहीं की थी, तो जब अगावा उसके पास आई वो बिल्कुल ऐसी थी। हम मिनागुची को याद करते हुए देखते हैं कि अगावा ऑकवर्डली उन्हें बता रही थी कि कुछ चीज़ उसे सच में परेशान कर रही है और उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों उसे चेक कर लेंगे। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि अगावा ऐसा क्यों करेगी। एमसी याद करता है कि उनकी एक पुरानी क्लासमेट एरिका की साजिश स्कीमिंग की वजह से युकिशिरो पर बुलिंग कैंपेन की मेन इंस्टिगेटर होने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। हालांकि वो युकिशिरो का नाम क्लियर करने में कामयाब रहे, तब से एरिका स्कूल वापस नहीं आई है। वो याद करता है कि अगावा एरिका की दोस्त है। उस फेक बुलिंग इंसिडेंट के दौरान उसका एक बार उससे आमना सामना रन इन हुआ था। वो लोगों की पीठ पीछे बुराई करने की गिल्टी थी कभी कभी, लेकिन उसे फीलिंग आती है कि वो सच में इस बारे में सोच नहीं रही थी और बस भीड़ के साथ चल रही थी। मिनागुची एमसी को बताती है कि जब अगावा उनके पास आई वो सच में उसके लिए काफ़ी चिंतित लग रही थी। वो याद करती है कि अगावा कितनी शर्मीली और चिंतित दिख रही थी, जैसे उसने कहा, मुझे नहीं लगता चियाकी को मेरा उससे बात करना पसंद आएगा। एमसीए सुनता है और सवाल करता है, अगावा उसके बारे में चिंतित क्यों है। एक्चुअली उसका इसे नफरत करना ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि एरिका इंसिडेंट के दौरान उसने उसे धमकाया था एविडेंस लेने के लिए जिसने युकिशिरो को क्लियर किया था। आईहरा उसे बताता है कि अगावा आवा ने जो कहा वो सुनने के बाद वो भी उसके लिए चिंता करने लगे, तो उन दोनों ने फैसला किया कि वो आएंगे और उसे चेक करेंगे। वो कंटिन्यू करता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ हैं और अगर उसे कभी लगे कि उसे किसी से बात करने या किसी पर रिलाई करने की ज़रूरत है तो वो हमेशा उसके लिए वहाँ है। अचानक मिनागुची बोलती है और आईहरा को रुकने को कहती है। अगर वो ऐसा कहता है और फिर उस पर अमल नहीं करता तो एमसी अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा अंदर दबा लेगा, बॉटल अप कर लेगा। आईहरा जवाब देता है और उसे कहता है कि उससे ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन निकलवाना बुरा होगा, शायद वो एक्चुअली बस अकेला रहना चाहता है। वो वापस बहस करती है और उसे बताती है कि क्या हो अगर वो किसी बहुत बड़ी चीज़ से डील कर रहा हो जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता।
और अगर वो इसे अकेले हैंडल करने की कोशिश करता है तो कौन जाने इससे क्या इर्रेपैरेबल डैमेज ना भरने वाला नुकसान हो सकता है। उन्हें बात करते सुनकर एमसी सोच में पड़ जाता है। आई हरा कंटिन्यू करता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारी इमेजिनेशन यहाँ थोड़ी ज़्यादा वाइल्ड नहीं हो रही है? जैसे वो चिंतित दिखता है वो कंटिन्यू करती है और आई हरा को बताती है कि अगर एमसी कुछ ऐसा करता है जिसका उसे पछतावा हो तो बहुत देर हो जाएगी। अचानक एमसी कहता है, वो सही कह रही है। ये सुनकर वो उसकी तरफ देखते हैं। जैसे वो सैंडविचेस पकड़े हुए है वो उन दोनों को थैंक यू बोलता है। वो उन्हें बताता है कि उन दोनों ने उसे उस चीज़ का जवाब ढूंढने में मदद की जो उसे परेशान कर रही थी। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। मिनागुची उसे बताती है कि उन्होंने अभी तक उसकी कहानी सुनी भी नहीं है। एमसी उससे अग्री करता है और उसे बताता है कि उन दोनों को बात करते हुए सुनने से उसे सब फिगर आउट करने में मदद मिली। वो मुस्कुराता है जैसे वो कंटिन्यू करता है और कहता है कि वो अब समझ गया है कि एग्जैक्टली उसे क्या करना है। वो आज जाकर चियाकी से पूछने वाला है। जैसे वो ये कह रहा है वो सोचता है कि भले ही चियाकी नहीं चाहता कि वो इन्वॉल्व हो, ये शायद उसे गुस्सा दिला दे और चियाकी शायद उससे नफरत करने लगे। लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं करना चाहता वो है खाली बैठकर कुछ ना करने का पछतावा। यही सेम बात युकीशिरो के मामले में भी कही जा सकती है। जैसे वो सैंडविच का आखिरी टुकड़ा पकड़ता है वो सोचता है कि आज उन दोनों की काम से छुट्टी है। उसे ना सिर्फ चियाकी से ढंग से बात करने की ज़रूरत है बल्कि युकीशिरो से भी। एमसी मुस्कुराता है और सैंडविच का आखिरी टुकड़ा खा लेता है। आई हरा उसे बताता है कि वो 5 मिनट पहले जैसा दिख रहा था उससे बिल्कुल अलग दिख रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मिनागुची सर हिलाती है और उससे अग्री करती है। एमसी जवाब देता है और उन्हें बताता है कि वो चियाकी को लेकर सच में चिंतित था। ऐसा लगता है कि वो अभी कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहा है। वो श्योर नहीं था कि क्या चियाकी उसका उनमें इन्वॉल्व होना पसंद करेगा। मिनागुची ये सुनती है और कहती है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले तुम्हारे साथ सेम बोट एक ही हालात में थे? वो उससे अग्री करता है और उसे बताता है कि उन दोनों ने सच में उसकी बहुत मदद की। अगर वो बस अकेला होता तो ऑनेस्टली उसे नहीं लगता कि वो फिगर आउट कर पाता कि क्या करना है। वो कंटिन्यू करता है और उन्हें बताता है कि वो दोनों बहुत काइंड लोग हैं, भले ही वो बस क्लासमेट्स हैं। उसे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो उसकी इतनी परवाह करते हैं। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर मिनागुची शॉक हो जाती है। वो चिल्लाती है और उसे 1 मिनट रुकने को कहती है कि वो उसे जो उसने अभी कहा उससे बचकर जाने नहीं देगी। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कंटिन्यू करती है और कहती है, मुझे लगता था कि हम बस क्लासमेट से बढ़कर हैं, क्या हम दोस्त नहीं हैं? उसे दोस्त कहते हुए सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो चिंतित दिखता है जैसे वो कहता है कि उसे सच में नहीं लगता कि उसमें कोई खास चार्म है। लोगों के द्वारा उसे दोस्त कंसिडर करना तो दूर की बात है, और उनसे पूछता है कि क्या उसके लिए उन्हें अपना दोस्त मानना सच में ठीक है। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर वो रोने लगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। मिनागुची उससे पूछती है कि उसका सेल्फ एस्टीम इतना लो क्यों है। वो उसे बताती है कि वो ऑनेस्ट है, अपने दोस्तों का ख्याल रखने वाला, कंसिडरेट है और बस एक ऑल राउंड वंडरफुल लड़का है। आई हरा ऐड करता है और उसे बताता है कि इतना हम्बल होना भी उसकी अच्छी खूबियों में से एक है और कि वो कितना चार्मिंग लड़का है। आई हरा नॉर्मल हो जाता है। एमसी को बताता है कि आज से वो ऑफिशियली उन्हें अपने दोस्त बुला सकता है। उसने कभी ऐसा कुछ जोर से नहीं कहा और ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। मिनागुची ऐड करती है और कहती है कि अगर उन्होंने इस तरह जोर से नहीं कहा होता तो एमसी इस फैक्ट से अनजान रहता कि वो पहले से ही सोचते थे कि वो दोस्त है। वो कंटिन्यू करती है जैसे वो गिगल्स करती है और कहती है कि इसीलिए अपनी फीलिंग्स को शब्दों में एक्सप्रेस करना सुपर इंपॉर्टेंट है। ये देखकर कि उसके पास इतने केयरिंग और सपोर्टिव दोस्त हैं, वो खुश हो जाता है और मुस्कुराता है। जैसे वो मुस्कुराता है वो उन्हें बताता है कि वो इस बार ऑफिशियली उनके दोस्त हैं और उन्हें उनका दोस्त बनने के लिए थैंक यू बोलता है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। आई हरा के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ वो कहता है, वो पावरफुल स्माइल जिसमें कैप्टिवेट करने की क्षमता है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, हमारे दोस्त इचिनो का यूनिक चार्म। मिनागुची सर हिलाती है और उससे अग्री करती है, जैसे एमसी वहां कंफ्यूज होकर बैठा रहता है। अचानक एमसी कुछ सरसराहट सुनता है। वो जाता है और पेड़ के पीछे चेक करता है और देखता है कि ये अगावा है। उसे अचानक देखकर वो डर जाती है। वो उससे माफ़ी मांगता है उसे अपने बारे में चिंतित करने के लिए। वो उसे कहता है, तुम ही हो जिसने इन दोनों को आकर मुझे चेक करने को कहा था, है ना? और उसके लिए उसे थैंक्स बोलता है। उसे इतने करीब से देखना उसके लिए उसकी तरफ देखना मुश्किल बना देता है। जैसे वो डरी हुई और ऑकवर्ड है, वो उसे बताती है कि उसे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपने तरीके से उसे सपोर्ट करना चाहती थी और ऐसा नहीं है कि वो चाहती थी कि वो उसे नोटिस करे या ऐसा कुछ। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे वो सोचता है ये आखिर किस बारे में बात कर रही है। वो झुकती है, बाउस करती है और उसे बताती है कि वो खुश है कि उसकी प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो गई है और अब से वो बस चुपचाप उसे बिहाइंड द सीन सपोर्ट करेगी। वो ये कहती है और फुल स्पीड में भाग जाती है। मिनागुची और आई हरा वहां अपने चेहरे पर वार्म स्माइल के साथ खड़े रहते हैं। जैसे आई हरा कहता है, तो ये मतलब है उसका तुम्हें सपोर्ट करने से, इसीलिए वो बिहाइंड द सीन्स रोल के साथ स्टिक करके पूरी तरह से कंटेंट है। मिनागुची मुस्कुराती है और उससे एग्री करती है। उन्हें ऐसा कहते हुए सुनकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि सब लोग घर वापस जा रहे हैं क्योंकि स्कूल खत्म हो गया है। एमसी युकिशिरो को जाने के लिए अपना बैग पैक करते हुए देखता है। वो नोटिस करती है कि वो उसकी तरफ देख रहा है और उसके पास से गुजरती है, जैसे वो उसे बताती है कि वो उसे कल मिलेगी। वो अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे रुकने को कहता है, क्योंकि उसे सच में उससे बात करने की जरूरत है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि अगर वो अभी बहुत बिजी नहीं है तो वो बात करना चाहेगा, लेकिन वो तुरंत उसे बताती है कि वो बात नहीं कर सकती। जैसे वो उसका हाथ पकड़े हुए है, वो उससे पूछता है कि क्या वो बस उसके लिए 1 मिनट निकाल सकती है, भले ही उसे कुछ करना हो। वो घूमती है और उसे बोलने को कहती है। वो वहां खड़ी रहती है, जैसे वो चिंतित और एंग्शियस दिखती है। वो खिड़की तक चलकर जाती है और वहां खामोशी में खड़ी हो जाती है। एमसी उसका नाम पुकारता है और उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो घूमती है और उसका नाम पुकारती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। वो उसकी आंखों को आंसुओं से भरा हुआ देखता है, जैसे वो उसे कहती है, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे युकिशिरो चिंतित दिख रही है और वो एमसी से भीख मांगती है कि वो उससे नफरत ना करे। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या उसने सच में उसे ऐसा सोचने पर मजबूर किया। जैसे वो रोना शुरू करती है, वो कहने लगती है, क्या मैं अनोइंग और क्लिंगी हो रही थी तुमसे इतनी बात करके, भले ही हम डेट नहीं कर रहे हैं? या क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी जब मैंने तुम्हें अपने साथ काम पर आने को कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती थी? वो अपने हाथ जोड़ती है, जैसे वो कांपना बंद नहीं कर पा रही, और उससे माफ़ी मांगती है, ये कहते हुए कि उसे सच में बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। जितना वो इस बारे में सोचती है, वो समझती है कि वो अपनी खुद की विशेज़ उस पर थोप रही थी और उसने उसकी फीलिंग्स को कभी कंसिडर ही नहीं किया। अगर वो बस उसे एक और मौका दे दे तो वो वादा करती है कि वो फिर कभी किसी बाउंड्री को ओवरस्टेप नहीं करेगी। उसे इतना डरा हुआ और चिंतित देखकर वो शॉक हो जाता है। वो टूट जाती है, ब्रेक्स डाउन और सिसकने लगती है, जैसे वो कहती है, तो प्लीज़ ये मत कहो कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो उसे सिसकते हुए देखता है और नहीं जानता कि कैसे रिएक्ट करे। वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि युकिशिरो यहाँ कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो पहले वाले बाकी दोनों के साथ अपनी बात याद करता है और सोचता है कि मिनागुची ने कहा था कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सुपर इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो किसी की कितनी भी परवाह करें, बिना जोर से बोले आउट लाउड उनकी फीलिंग्स कभी ढंग से पता नहीं चलेंगी। शायद इसलिए क्योंकि हनाबी ने इतने सालों तक उसे रोक के रखा, उसे ये अनकॉन्शियस आदत पड़ गई है बहुत पैसिवली एक्ट करने की। जब चियाकी ने उसे अवॉइड करना शुरू किया और तब भी जब ऐसा लगा कि युकिशिरो और वो अलग होने लगे, ड्रिफ्टिंग अपार्ट, भले ही इसने उसे अधमरा कर दिया चिंता से, वो फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। वो सच में अपनी इस बुरी आदत को तोड़ना चाहता है। इहारा और मिनागुची ने उसे वो हिंट्स दिए हैं जिनकी उसे इन चेंजेस को लाने के लिए ज़रूरत है। वो युकिशिरो को पुकारता है और उसे बताता है कि बिल्कुल कोई तरीका नहीं है कि वो कभी उसके साथ टाइज कट करने जैसा कुछ करना चाहेगा। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है, जैसे वो हकलाती है और पूछती है, सच में? वो जवाब देता है और कहता है, हाँ। वो उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगा। हालांकि वो उसे बताती है कि उसने कहा था कि वो अब उसके साथ घर नहीं चलना चाहता। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो पिछली बार याद करता है काम के बाद, जब उसने उससे माफ़ी मांगी थी और पूछा था कि क्या वो बस नाव के साथ घर चली जाएगी। वो चिंतित हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो बता सकती है क्यों। वो हिचकिचाते हुए उसे बताता है कि उसे बस ऐसा लगा कि वो अकेले घर जाना चाहता था। ये सुनकर प्रेजेंट में युकिशिरो चिंतित हो जाती है। वो सोचता है कि वो ये नहीं कह सकता कि वो बस नाव के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसे बस कोई लेजी बहाना बनाना पड़ा उसे एक्सप्लेन करने के लिए। उस वजह से युकिशिरो अब सोचती है कि वो बस उसके साथ घर नहीं चलना चाहता था। ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के मेस में बदल गया है। अपनी आंखों में आंसू लिए वो कंटिन्यू करती है और कहती है कि उसके ऐसा कहने के बाद वो काफ़ी डाउन फील कर रही थी। नाओ ने नोटिस किया और काफ़ी चिंतित हो गई। नाओ उससे पूछती रही कि क्या हुआ था। युकिशिरो ने उसे सिचुएशन के बारे में बताया। नाओ ने उसे बताया कि शायद वो उसका दम घोट रही है थोड़ा, और वो बस थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है। वो उसे उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करने को कहती है। अगर वो थोड़ी देर उससे दूर रहने के बाद भी रिएक्ट नहीं करता तो इसका काफ़ी अच्छा चांस है कि वो बस अब उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। उसे ये एक्सप्लेन करने के बाद वो उसे बताती है कि उसने नाना की एडवाइस फॉलो करने का फैसला किया। ये सुनकर एमसी चिंतित हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी भींचता है और सोचता है कि क्योंकि उसने इस बारे में कुछ नहीं किया, युकिशिरो ने नाना की गलत मिसगाइडेड एडवाइस फॉलो कर ली। युकिशिरो कंटिन्यू करती है, जैसे आंसू उसकी थोड़ी से नीचे बह रहे हैं, और कहती है कि 5 दिन हो गए हैं जब से उसने उसे डिस्टेंस बनाना शुरू किया। वो पॉजिटिव श्योर थी कि अब तक वो उसे नफरत करने लगा होगा। सच कहूँ तो वो आज स्कूल आना भी नहीं चाहती थी।
वो ये सुनता है और सोचता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि चीज़ें इतनी ऑकवर्ड क्यों रही है। नाव के साथ पूरा मुद्दा अभी मेन प्रॉब्लम नहीं है। उनके पूरे रिलेशनशिप का इतने मेस्ड अप और कॉम्प्लिकेटेड होने का मेन रीज़न अभी वो खुद है। इसीलिए उसे अभी डिसाइसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो कहना है जो वो सच में सोच रहा है। जैसे वो उसके लाल चेहरे को देखता है, वो सोचता है कि वो शुरुआत कहाँ से करे। क्या वो युकिशिरो को ये बताने से शुरू करे कि वो कभी उसे डिस्टेंस नहीं बनाना चाहता था, या वो उसे ये बताए कि एक वजह थी जिसकी वजह से उस वक्त ऐसा लगा हो। वो सोचता है कि इस सब से पहले कुछ है जो उसे युकिशिरो तक पहुंचाना है। वो अचानक उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सुनकर युकिशिरो सरप्राइज हो जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जैसे वो कंफ्यूज्ड है, वो पूछती है, गर्लफ्रेंड? वो सर हिलाता है और कहता है हाँ। उसे अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा और उससे पूछती है कि क्या ये सपना है। वो पैनिक करता है और उसे बताता है कि ये बिल्कुल भी सपना नहीं है, क्योंकि जो उसने अभी सुना वो इतनी खुश है कि उसके पैर कमज़ोर हो जाते हैं और वो ब्लश करते हुए ज़मीन पर गिर जाती है। वो घबरा जाती है जैसे वो पूछती है कि क्या हो रहा है और कि उसका दिमाग इस सब के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। उसने सोचा था कि वो सच में उससे नफरत करता है। वो उसके पास नीचे झुकता है और उसे बताता है कि वही है जिससे वो प्यार करता है। वो कभी उससे नफरत नहीं कर सकता। सच तो ये है कि उसने सोचा था कि वो बस उसके करीब रहकर ही खुश रहता, उसका बॉयफ्रेंड बनना। उसने इतना आगे का सोचा भी नहीं था। ये पूरा कपल वाली चीज़ या डेट्स पर जाना भी, उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो इस सब के बारे में कैसा फील करती थी। वो धीरे से उसका नाम पुकारती है। वो कंटिन्यू करता है और कहता है कि अपने पास्ट की वजह से रिलेशनशिप में होने का मतलब क्या होता है, इस पर उसका काफ़ी बुरा इंप्रेशन था। उसने खुद को मना लिया था कि जिस इंसान से वो प्यार करता है बस उसके बगल में रहना ही काफ़ी था। ये उम्मीद करना कि उस जैसी कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, ये बस बहुत ज़्यादा है। वो बस यही सोच सकता था। वो तुरंत उसे बताती है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो जवाब देता है और कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ, वो हनाबी जैसी बिल्कुल नहीं है। वो बस इमोशनली खुद को इतना कोस रहा था, बीटिंग हिमसेल्फ अप। वो काफ़ी कमज़ोर है। वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि वो इसके बारे में ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करेगा और इसे फिक्स करने पर काम करेगा। वो पैनिक करती है और उसे रुकने को कहती है। उसे खुद को कुछ भी बदलने की फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसा वो अभी है वैसे रहना उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाता, तो वो उसे वैसे ही प्यार करती है जैसा वो अभी है। अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि उसने बस अभी अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस की हैं और ब्लश करती है और टमाटर जैसी लाल हो जाती है। वो शर्माते हुए उसे थैंक्स बोलता है। जैसे वो ब्लश कर रही है, वो उसे बताती है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बनती है तो वो शायद सच में खुशी से मर जाएगी। जैसे वो ये कहती है, वो सोचता है कि वो एक्चुअली युकिशिरो का बॉयफ्रेंड बन सकता है। वो कंटिन्यू करती है और उससे पूछती है कि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड है तो इसका मतलब ये है कि वो एक कपल की तरह स्कूल साथ चल सकते हैं और डेट्स और बाकी चीज़ों पर जा सकते हैं। वो उससे पूछती है कि क्या वो फेस्टिवल भी जा सकते हैं, बस वो दोनों। वो मुस्कुराता है और खुशी से उसे बताता है कि उन दोनों को फेस्टिवल साथ जाना चाहिए। ये सुनकर वो सच में खुश हो जाती है। जैसे वो वार्मली मुस्कुराती हुए उसे बताती है कि वो अभी बहुत खुश है। उसे इतने वार्मली मुस्कुराते हुए देखकर उसे शांति लगती है। वो उसे पुकारती है, उसकी फीलिंग्स को कंसिडर करने की उसे थैंक्स बोलती है। वो बहुत खुश है, लेकिन ये अभी भी एक सपने जैसा लगता है। वो उसके करीब जाता है और उससे वादा करता है कि ये कोई सपना नहीं है। जैसे वो ब्लश करती है, वो कहती है कि वो सच में ऐसी उम्मीद करती है और वो यकीन करना चाहती है कि ये असली है। वो धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है, जैसे उनके दिल की धड़कन और तेज हो जाती है और उनके चेहरे और करीब आते जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फाइनली गुनगुनी धूप के नीचे एक दूसरे को जेंटली किस करते हैं।